लास्ट टाइम हमने क्या स्टार्ट किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। थोड़ा मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक दो तीन रीजन की वजह से है। पहला तो ये क्योंकि ये टेक्निक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल दिया था वो दिया था फेरेडे माइकल फेरेडे, ठीक है। और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों फैन हूँ? इनके पास कोई डिग्री नहीं है एजुकेशन की, नो ऑफिशियल डिग्री, ठीक है। ये काम करते थे एक जगह पे, वहां से इनको साइंस में कुछ इंटरेस्ट आया और तब से इन्होंने साइंस के प्रैक्टिकल्स करते थे। खाली इनको मैथ्स भी कुछ आता नहीं था खास, खाली प्रैक्टिकल्स करते थे ये। और प्रैक्टिकल में इन्होंने डिस्कवर कुछ ऐसा किया जो अपन आज पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो हमने 11th में देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका मतलब क्या? एक वायर है, कचरा नहीं, एक वायर है, एक वायर में से अगर करंट पास कराया तो क्या होगा? वायर में से करंट पास कर रहे तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अरे हाय ना बोलो, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? प्रोड्यूस। क्या उल्टा पॉसिबल है? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, अगर फॉर एग्जांपल एक मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पे प्रोड्यूस हो चुकी है तो क्या करंट इंड्यूस हो सकता है? ये क्वेश्चन मार्क किसी को भी नहीं मालूम था। अभी तुमको हाँ बोल रहे हो क्योंकि तुमको मैंने बताया हुआ है। बट जब 16th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, आज से 300 400 200 साल पहले, किसी को भी नहीं मालूम था। करंट में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होता है कि नहीं होता है? वैसा क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को हॉल्ट पर आया माइकल फैराडे ने। किसने तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके इक्वेशन क्या थे, और उसके ऊपर 8-10 अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक टॉपिक तुम्हारा, फिर एक टॉपिक एक लेक्चर में ले लेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट क्वेश्चन का आंसर तुमको चैप्टर में मिल जाएगा। मोर देन दैट और भी बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में, ठीक है, जो बहुत नए हैं तुम्हारे लिए, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, माइकल फैराडे के लॉ क्या थे, लेट अस अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलोगे? मैग्नेटिक लास्ट ईयर तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? पहले तो फील करो, व्हाट इज फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? सिंबल क्या पहले तो फ्लक्स का? पहले समझो सिंबल क्या होता है फ्लक्स का? ऐसा होता है फाई, ये फ्लक्स का सिंबल है, फाई बी। क्या ये फ्लक्स का सिंबल है? क्या ये क्या है? अब समझने की ट्राई करना एकदम अच्छी तरह से। अगर एक वायर से करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना? करंट पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में, लेट्स से ये रिंग है फॉर एग्जांपल, इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी फील्ड जा रही है उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलता है? एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फील्ड जा रही है। अगर मैंने मैग्नेट को नजदीक में लाया तो ज्यादा फील्ड जाएगी, दूर लाया तो कम फील्ड जाएगी। इतनी फील्ड इस पर्टिकुलर एरिया से, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमने पढ़ा था 11th में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कितनी जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कितनी जाएगी, दैट इज तो उसका फॉर्मूला समझने के लिए एकदम लॉजिकली समझना।
फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फ्लक्स इज गिवन बाय, लॉजिक लगाना, इक्वेशन क्या है सोचो, क्या क्या पैरामीटर्स तुम लाओगे फ्लक्स में, सोचो। ये एक पर्टिकुलर रिंग है, क्या ये क्या है? अगर इसका एरिया बड़ा होगा तो फील्ड ज्यादा होगी, एरिया कम होगा तो लाइन ऑफ फील्ड, तो एरिया पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो एरिया तो इक्वेशन में आएगा। दूसरी बात क्या है, अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है एकदम, उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा लाइन जाएगी, मैग्नेट वीक है तो कम जाएगी। तो फ्लक्स इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एन ए, याद रहेगा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए इज द एरिया, याद रहेगा। हाँ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, बी डॉट ए। इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट पता है ना, देयर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वेक्टर स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट होता है जो डॉट प्रोडक्ट होता है, एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो साइन थीटा होता है। तो ये बी डॉट ए क्या होगा? बी ए, याद रहेगा बच्चों, बी ए, बी ए। चलो बोर्ड लेवल की बात करते हैं। तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट ये तुम्हारे आ गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे हमको, इसके बाहर आ गए तो अरे नहीं आएंगे, बता रहा हूँ बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड में पूछेंगे, अच्छा ठीक है वेरी गुड, एक काम करो मैग्नेटिक फ्लक्स का तुम मुझे वो बताओ, ऐसा यूनिट बताओ। नहीं, ऐसा यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला, क्या बोलोगे? और एरिया क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट है टेस्ला मीटर स्क्वायर, याद रहेगा। या तो वेबर, या तो जो बोलना है बोलो, याद रहेगा इतना सभी को। टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है, इट इज फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलोगे? इमेजिन करो यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इमेजिन करो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, समझने की ट्राई करना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, बात खत्म हो गई, बराबर कि नहीं। लेकिन इमेजिन करो एक छोटा सा पार्ट है, उसमें इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, तो छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करता है या डिफरेंशिएट करता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ। तो ये हो जाएगा, इतना लिखो बेटा पहले तो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं, ऐसे लिखो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ, छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, समझो ये पूरा है, इसका छोटा सा पार्ट लिया हमने, छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करते रहने का, तो आपको एक बड़ा सा मिल जाएगा, है ना बच्चों? पता है ना सभी को, पता है ना ये? हाँ। याद रहेगा सानिका, इंटीग्रेट समझ रहे हैं ना। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर से ज्यादा हो कम ज्यादा, तब हम ऐसे इंटीग्रेट लेते हैं। ये इस चैप्टर के लिए नहीं, जितने भी फॉर्मूलाज है फिजिक्स में जो यूनिफॉर्म नहीं है उनमें हमेशा वैसे ही करता है, याद रहेगा, याद रखना, ये इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया ना। अभी क्वेश्चन करते हैं, चलो। और अगर बच्चों मुझे एक बात बताओ, चलो ये एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए है? समझो एक रिंग है, उसके लिए फ्लक्स निकालना है, तो बी ए कॉस थीटा। देखिए समझो मैंने रिंग को बहुत टर्न्स दे दिया, एक और रिंग डाल दी, ऐसे मैंने 100 रिंग डाल दी, तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक रिंग है तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैंने रिंग बढ़ा दी तो ज्यादा, मतलब ज्यादा फील्ड लाइंस आएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी? अगर एक रिंग आई तो 1 टाइम, 2 रिंग आई 2 टाइम्स, 3 रिंग आई तो, और अगर n रिंग आई तो, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
याद रहेगा बच्चों, NAB cos थीटा, याद रहेगा सभी को, सिंपल, n टाइम्स, है ना, याद रखते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे, चलो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अभी थोड़ा अलग अप्रोच यूज करेंगे। तो ये तो हो गया बहुत सारी बकवास, अब हम रियल क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। तेरे हाथ में क्वेश्चन लिखो। Before we start any questions, be it electrostatics in 11 और be it this chapter, हमेशा एक ही चीज याद रखना, अगर एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो एरिया होता है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई एरिया वेक्टर, रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, अरे भाई इस रिंग में कितना एरिया जा रहा है वो रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रिंग, याद रखना ये चीज। मतलब एरिया वेक्टर तुम्हारा ऐसा होगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, व्हाटएवर, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो रिंग है उसे एरिया वेक्टर कैसा होना चाहिए, याद रखना ये चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, बहुत इजी है, क्या है वो, एक प्रीवियस क्वेश्चन भी है वाला, समझते हैं। A circular disc of radius 0.2 मीटर, एक तो एक डिस्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है, placed in a uniform magnetic field of induction 1/π, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तुमको, एक्सिस कुछ एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, कचरा कुछ तो चल रहा है, डजंट मैटर, पहले ये चीज पता होनी चाहिए तुमको, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कैसी है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बी cos थीटा, बात खत्म, बाकी डायग्राम बनाना है आप। तो किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्क की बात कर रहे हो बच्चों, किसकी बात कर रहे हो, ये तुम्हारा डिस्क, ठीक है। डिस्क में हमेशा एरिया वेक्टर कैसा होता है, ऐसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, इतना तो क्लियर है ना, इतना तो पहले से तुमको मालूम है। क्या बोला है, डिस्क ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है डिस्क का, 0.2 मीटर, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म है, यहाँ पर दी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे प्रेजेंट करता है, अगर जानना हो तो इनकेस ऐसा कुछ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, व्हाटएवर, of induction 1/π in such a way that it makes an angle of 60 degree with magnetic field। अब समझना इसको अच्छी तरह से, इसको मैं रफ कर देता हूं तो तुमको कंफ्यूजन ना हो। मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, तो अब बताओ कैसा होगा ये, जैसा होगा, कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, अरे है ना, फ्लक्स क्या होता है, बीए, इंडक्शन कितना दिया है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और cos 60 कितना होता है, थीटा 60 डिग्री है ना, cos 60 कितना होता है, हाँ बराबर कि नहीं, अरे हाँ ना बोलो बच्चों, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर कितना दिया है, 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व कर दूंगा आंसर मिल जाएगा, समझा, इजी, समझ में आ गया एकदम क्लियर है, करो इसको सॉल्व करो, पॉइंट टू स्क्वायर ना, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू हाफ, इसको मैं आगे इधर सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं है,
2/10 इंटू 2/10 इंटू हाफ, 0 0 कैंसल, 2/100, तो 2/100 क्या होता है 0.2। समझ में आ गया? मेन चीज क्या थी इस क्वेश्चन में? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या होती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या मतलब बी cos थीटा यूज करना है। बी cos थीटा यूज करना मतलब बी क्या होगा, ए क्या होगा और थीटा क्या होगा। बी तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/π। रेडियस दिया है, रेडियस से एरिया मिल सकता है। एरिया क्या होता है एक डिस्क का, पाई आर स्क्वायर। अरे बाबा, एक डिस्क को तुम ऐसे देखोगे सर्कुलर ही तो है ना आखिर, तो पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो बस एरिया तुमको पता है, बी तुमको पता है और थीटा तुमको पता है। क्या बोला है? एक्सिस जो है, ये एक्सिस है इसकी। अब ये घूम रहा है तो एक्सिस के अराउंड घूमेगा ना। ये पंखा भी जब घूम रहा है तो एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ना। अरे है ना, बोलो। तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्सिस। थीटा भी तुमको दिया है। एंड व्हाट इज थीटा? बी एंड ए के बीच का एंगल। इजी, सबको समझा? नोट डाउन कर लो। फैराडे के दो लॉ है, फर्स्ट एंड more than anything else, more than statement and anything to be written in exam, you have to understand the concept behind it। तो समझने की ट्राई करना अच्छी तरह से। स्टेटमेंट भाड़ में क्या पहले समझना। बस डायग्राम बनाते हैं अपन बुक के हिसाब से, तुमको बताता हूँ पूरा कैसे करना। सुनो, समझो ये कॉइल है। कॉइल क्या होता है? कॉपर का कोई वायर, कुछ भी, कॉपर का कोई वायर नॉर्मल सा। इसमें मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, कुछ भी कनेक्ट नहीं किया इसमें। एक कॉइल है प्यारा सा, अच्छा सा। हाँ, ये तो एकदम लॉजिकल है कि अगर मैंने बैटरी कनेक्ट कर ली तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये मत, पोटेंशियल डिफरेंस ये मत, राइट, ये मत, उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा। अगर तुमने बैटरी कनेक्ट की है, रिमोट है, ठीक है, उसमें बैटरी है, सेल है, तो सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। एक हाई पोटेंशियल, एक हाई और एक, उस कारण से क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। तो लॉजिकल है, सेल में तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। यहां पर समझना सिचुएशन कैसी है, माइकल फैराडे ने क्या दिमाग और कितना इंटेलिजेंट होगा वो। एक कॉइल है जिसमें केवल गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट करंट, टू डिटेक्ट करंट प्रोड्यूस नहीं करता वो, खाली करंट को डिटेक्ट करता है या नहीं, है या है या है या है या। अब यहाँ पर एक मैग्नेट है, क्या मैग्नेट करंट प्रोड्यूस करता है? कभी भी नहीं। माइकल फैराडे ने क्या बोला, माइकल फैराडे ने क्या बोला, एक हाथ में तुम क्या करो, समझने की ट्राई करना। फैराडे ने एक बाजू कॉइल लिया, एक बाजू मैग्नेट लिया। क्या किया, कॉइल, मैग्नेट। फैराडे ने अलग अलग केसेस लिए। पहले तो ये वाला रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है। गैल्वेनोमीटर में वो है ना, नीडल होता है जो अगर करंट आएगा तो होगा, करंट नहीं आएगा तो शांत बैठा रहेगा। तो ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है, कॉइल भी अपनी जगह पर है और अपनी जगह पर, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों भी अपनी जगह पर है। ना वो मेरे पास आया ना मैं उसके पास गया। ठीक है, तो जाएंगे पास तो कुछ होएगा ना, तो कार्तिक के पास जाएगा तो कुछ होएगा ना, जाएगा नहीं कुछ होएगा नहीं। तो यहाँ पर दोनों रेस्ट पर है, कुछ नहीं होने वाला। अब समझना, अब समझना, अब समझना। माइकल फैराडे ने क्या देखा, जब मैं ये मैग्नेट को, अभी मैग्नेट रेस्ट पर है, अब मैंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके गया मैं,
और कंटिन्यूसली आगे पीछे। मुझे बताओ, मैग्नेट जब इधर था तो मैग्नेट कुछ प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कॉइल पे जाकर के एक्ट करेगी, टकराएगी, है ना भाई? कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, अरे है ना, बोलो। हाँ। ऐसे 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 कुछ कॉइल पे पक्ष एक्ट करेगा, है ना, बोलो। हाँ। ये रेस्ट पर है। अब मैं इसको और पास लेके गया, मतलब भाई समझना, ये जो मैग्नेट है वो एक लड़की है, ठीक है, ये कॉइल क्या एक लड़का है। तो दूर से देखा तो कुछ तो हुआ, लेकिन ये पास आई और पास और पास, तो फ्लक्स बढ़ेगा ना भाई, है ना, बोलो। मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हुआ फ्लक्स, तो गैलोमीटर अंदर कुछ होने लगा, हार्मोन का लेवल बढ़ गया, समझ रहे हो ना? तो दिस इज व्हाट फैराडेज फर्स्ट लॉ इज, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले जीरो था या पहले बहुत कम था, नजदीक लेके का फ्लक्स बढ़ गया, क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। मतलब क्या, अंदर ही अंदर देखो, गैलोमीटर हिल रहा मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ईएमएफ आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट प्रोड्यूस होगा नहीं, होगा ना। तो जब मैग्नेट है उसको पास लेके गया, पास दूर चेंज किया, जब चेंज ऐसे मैग्नेटिक नजदीक लेके गया, ऐसे बोलते ना, ऐसे ये देख खाना लाया, पता ना बच्चे लोग करते ना, चिढ़ाते हैं, वैसे ये फैराडे में चिढ़ाया कॉइल को, पास लेके गया दूर लेके गया, पास लेके आया तो फ्लक्स क्या बढ़ गया, फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया, दूर लेके गया तो फ्लक्स कम हो गया। देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और उसका प्रूफ कैसे मिला, क्योंकि गैलोमीटर हिलने लगा। फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने बिलीव नहीं किया, क्यों बिलीव नहीं किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, बिकॉज यहाँ पर कोई बॉडी टच नहीं हो रही है। हाँ मतलब फील्ड्स क्रिएट होते हैं, उनको मालूम नहीं था। ओके, सो दे थॉट इट्स सम काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंटल एरर। तुम खुद ही सोचो, तुम खुद सोचना, समझना, सोचना, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, इसको तुम हिला रहे हो ऐसे, ठीक है, लेकिन इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, मैं इसको टच कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, पर टच करूंगा तो कुछ होएगा ना, दुखेगा ना तेरे को, लगेगा कि लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना, लेकिन मैं तेरे को टच ही नहीं कर रहा हूं और मेरे ऐसे देखने से तेरे को लग रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो लोगों ने बिलीव ही नहीं किया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इलॉजिकल है ना बिलीव करना भी, ना मैं टच कर रहा हूं ना कुछ हो रहा है। तो दिस वाज फैराडेज फर्स्ट लॉ बच्चों की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू नोट कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इज, ईएमएफ इज, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन क्या इंड्यूस हो रहा है, और उसका प्रूफ कैसे मिला, क्योंकि गैलोमीटर समझ रहे हो ना, गैलोमीटर मतलब करंट, करंट प्रोड्यूस, और करंट प्रोड्यूस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ, whenever there is a EMF is induced, EMF produces induced current, induced तभी तो कैलोमीटर का सुई इधर इधर हिलती कैसे, समझ रहे हो ना बच्चों बात को, बात को समझ रहे नहीं समझ रहे हो? So when the conductor cuts the lines of magnetic field, cuts मतलब आ रही है magnetic lines of field, and EMF is induced। समझ में आ गया बच्चों, सभी को याद रहेगा, इजी पीजी लेमन। चलो ठीक है, फ्लक्स को चेंज किया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो वो लिखो। तो बेटा इसको क्वांटिटेटिवली बताओ, ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हुआ बच्चों, बिकॉज फ्लक्स चेंज हुआ, डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन समय के साथ हमने फ्लक्स चेंज किया, ये डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या होता है, समय के साथ हमने क्या चेक किया, फ्लक्स को, फ्लक्स को, फ्लक्स को, और ये चेंजिंग फ्लक्स ने क्या प्रोड्यूस किया,
E is proportional to d phi by dt. So E will be equal to proportionality constant d phi by dt. अगर हम k को मान ले तो क्या आ जाएगा? E equal to d phi by dt. और आगे तुम एक लॉ पढ़ोगे, लेंस लॉ, उसमें तुमको ये मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल फॉर्मूला ये भी नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, E equal to minus d phi by dt. तो डोंट वरी, मैं तुमको पढ़ाऊंगा वो कैसे आएगा, वो मैं तुमको पढ़ाऊंगा. ओके, सो सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चों? देखो अच्छी तरह से देखो. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ. ईएमएफ क्यों हुआ? क्योंकि क्या बोलने वाला है, क्या होने वाला है? फ्लक्स चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ? फ्लक्स. क्या चेंज हुआ? फ्लक्स. और चेंजिंग फ्लक्स के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ? ईएमएफ. और वो कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इंड्यूस करंट आया. लेकिन वो फ्लक्स कितना आया? दैट इज दिस लॉ. So the magnitude of induced EMF produced in the circuit is proportional to the rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Lux cozy, बड़े आराम से है ना? Linked with the circuit. And this law is quantitative law. As it gives quantity मतलब इसे quantity मिलेगी तुमको, value मिलेगी. ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट एग्जाम में आएंगे तुमको. फेरेडे का फर्स्ट लॉ लिखो, सेकंड लॉ लिखो, 3 मार्क लेके जाओ और मजे करो. ये बोर्ड्स में अगर नहीं आया तो नाम मेरा बदल देना, ये पक्का आएगा बोर्ड्स में. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ. ठीक है, अब इसके ऐसा यूनिट बताओ बच्चों, इसके ऐसा यूनिट बताओ ईएमएफ की. डी फाई का क्या होता था? करीब 25 वेबर होता था ना. टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर बोलो, इजी बोल देने का बेचारी. चलो, वेबर पर सेकंड, क्योंकि टाइम का सेकंड होता है ना, उसका डायमेंशन भी तुम निकाल सकते हो डायमेंशन एनालिसिस से. बराबर क्या नहीं? कितना क्लियर है?